हेलो दोस्त, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल PKY क्लासेस में। तो आज हम सभी टेस्ट सीरीज नंबर 5 जो मिलता के लिए करने वाले हैं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, डेली के डेली ये प्रश्न को कर रहे होंगे और सारे डिस्कशन को अच्छे से याद कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। पहला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न क्या कहता है ये देखा जाए। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो आप लोगों को हम बताए थे ह से हर्षवर्धन, तो ह से वेनसंग। ये प्रश्न आप लोगों को याद होगा। प्रश्न मेरा क्या हो जाएगा, प्रश्न का आंसर क्या होगा? वेनसंग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रश्न आपको बताना है, जैसे मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, फाहियान किसके दरबार में भारत आया था। इन दोनों का प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। फाहियान किसके दरबार में भारत आया और मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया, इन दोनों का जवाब आप लोगों को ज़रूर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, ये आपके प्रश्न है इस दूसरा नंबर का। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और इसकी जानकारी लेते चले हम लोग कि सबसे पहले यदि पूछे कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो आपका प्रश्न का जवाब क्या होगा? हिंद युवान काल में, हिंद यूनानी काल में, यवन काल या यूनानी काल। ठीक है, ये पूछे कि सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्का, यानी कि शुद्ध सिक्का सबसे ज़्यादा किसने चालू किया, तो कुषाण के काल में। किस में काल में? कुषाण काल में। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया? विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद होगा शक संवत भी चालू किया गया था कनिष्क के द्वारा। ये जो है 58 ईसा पूर्व, ये शकों के द्वारा चालू किया गया। और शक संवत किसके द्वारा चालू किया गया मेरे भाई? तो शक संवत जो था कनिष्क के द्वारा 78 ईसा पूर्व में। कब? 78 ईसा पूर्व में। ये सब जो भी एक्स्ट्रा जो प्रश्न हम बोलते हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। कहता है चौथा नंबर प्रश्न, ब्लैक पैगोडा है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक पैगोडा जो है उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, जो कि कोणार्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोणार्क में। यही इसका आंसर हो जाएगा, कोणार्क में। कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो आपका ये प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक आप लोग को बताए हुए, जरूर इसका आंसर याद होगा, गोपाल। क्या होगा? गोपाल। इसके साथ साथ जो इसमें प्रश्न में ऑप्शन जो है धर्मपाल, ये किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? आप लोग जरूर बताइएगा। किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। चले बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 1940, ऑप्शन 1946, ठीक है, 1941 और ऑप्शन नंबर 1942। क्या होगा आंसर? आप लोग इसका ज़रूर बताइए। आंसर आप लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आप लोग ले लीजिए कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये चलाया गया था,
ये लगभग 1942 ईस्वी के आसपास चलाया गया था। बढ़े आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस 30 लिखा गया, ये गलती से हो गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति की पद, मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति कितने अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76। साथ साथ में एक और याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे भाई, इसका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। इसमें राष्ट्रपति का पद है, किसका है? लिखते चलिएगा आप सभी लोग, राष्ट्रपति। अभी हम लोग के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई, डी जो है 148 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 148, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका होता है महान्यायवादी। ठीक है, बढ़े आगे चले, लिखते चलेगा। जितने सारे जो हम डिस्कशन कराते हैं सभी को लिखते चले। संसद के कितने अंग? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। यानी कि संसद जो हम लोग के पार्लियामेंट है, दिल्ली में जो है संसद, हम लोग भारत में एक ही संसद है, लेकिन संसद के अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 3। अब पूछिए कौन कौन, तो हम आपको बताते हैं, आप कोशिश कीजिए लिखने का। पहला राष्ट्रपति, आप लिखते चलिए। पहला राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा लोकसभा, लिखते चलिए आप, लोकसभा। और तीसरा नंबर राज्यसभा। हो गया, समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 अंग हैं संसद के, ठीक ना? कितने अंग? 3 अंग। बढ़िया आगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का हम आप लोगों को बताए थे, भारत भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी। लेकिन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिकैटियस। क्या होगा? हिकैटियस इज द करेक्ट आंसर दिस प्रश्न। बढ़े आगे चलिए नेक्स्ट। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्स केपलर। याद रखिएगा, ये प्रश्न आने वाला है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? जॉन्स केपलर। बढ़े आगे चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी वन में। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी वन में। ये प्रश्न इसका जो होगा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बढ़िया गया ना? चलिए, साथ साथ एक और बात है, यदि इसमें आप भाई यदि जानना चाहें कि ये जो सारनाथ है, सारनाथ में क्या हुआ था, तो याद है ना, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ठीक ना? और चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समझ में आया? तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। समझ में आया? चलिए ठीक है। यदि देखिए मेरे भाई, यदि आप ये लिखना चाहते हैं कि प्रकाश वर्ष की कुछ मान होता है, तो लिख लीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष, लिखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया, इसको लिख लीजिए,
एक प्रकाश वर्ष बराबर लिखिए, मान लिखिए 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। समझ में आया? चलिए, दाब का इकाई मात्रक। दाब का इकाई मात्रक क्या होता है? दाब का इकाई मात्रक हो जाएगा आपको पास्कल। देखिए हो नहीं रहा है, थोड़ी सी पेन आज गड़बड़ हो गई है, इसीलिए तो आप इसको मैनेज कीजिएगा मेरे भाई। ये हो गया दाब का इकाई मात्रक पास्कल। क्या हो जाएगा दाब का इकाई मात्रक पास्कल। चलिए नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये हो जाएगा अमावस्या को या पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये या तो अमावस्या को लगता है या तो पूर्णिमा को लगता है, बस। तो इसको देखिए, समझिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जो चंद्र ग्रहण लगता है वो पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। समझ में आया? इसकी समझ हम आपको आगे बता रहे हैं, आप देखिएगा समझ से। 15 नंबर प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? इसका जो आंसर हो जाएगा अमावस्या को। कब हो जाएगा? अमावस्या को। समझ में आया? कब हो जाएगा? अमावस्या को। आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए ये जो है आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे ले रखे हैं। देखिए पढ़िए ऊपर से, ग्रहण, इक्लिप्स। ग्रहण क्या कहते हैं? इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, ये देखिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये एस से जो लिखा है ये सन है, सन है। या ई से अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, एम से मून मतलब चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण। और यहाँ देखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, ये अर्थ पृथ्वी आती है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसी चीज़ को ध्यान से यहाँ पढ़िएगा। देखिए सूर्य ग्रहण, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, तो बोल रहे ना, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन होती है। कब होती है? अमावस्या। यही चंद्र ग्रहण है जो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ऐसी स्थिति कब होती है? तो पूर्णिमा के दिन। ऐसी स्थिति कब होती है? पूर्णिमा के दिन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आज इतना ही पे विराम लेते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।